लकड़ी का पुराना पुल टूट चुका था और अब एक लोहे का पुल भागीरथी पर लटका हुआ था जो गंगोत्री से नीचे पहाड़ों के बीच के दर्रे से होते हुए गुजरती थी। लेकिन गांव वाले आपको बताएंगे कि आप अब भी विल्सन के घोड़े की वो टाप सुन सकते हैं जब वो अपने 150 साल पहले बनाए पुल पर उसे भगाया करता था। उस समय लोग इसके सुरक्षित होने को लेकर आशंकित थे, इसलिए इसकी मजबूती दिखाने के लिए विल्सन घोड़े पर बैठकर इस पर से बार बार गुजरा करता था। उस पुल का कुछ हिस्सा अब भी नदी के दूर किनारे पर देखा जा सकता है और विल्सन और उसकी सुंदर पहाड़ी वधु गुलाबी की दंतकथा अब भी इस क्षेत्र में काफ़ी प्रचलित है। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ नदी किनारे जंगल के पुराने रेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था। मेरे साथ रे दंपत्ति जिनकी नई नई शादी हुई थी और दत्ता दंपति थे जिनकी शादी काफ़ी साल पहले हुई थी। युवा रे दंपति की बहुत लड़ाई होती थी जिसे देखकर दत्ता दंपति चिंतित कम और मनोरंजन ज़्यादा किया करते थे। मैं उनके समूह का हिस्सा था लेकिन फिर भी बहुत हद तक बाहरी था। कुंवारा होने की वजह से मैं उनके ज़्यादा महत्व का नहीं था और एक विवाहित जोड़े के सलाहकार की तरह तो मैं उनके किसी भी काम का नहीं था। मैं अपना अधिकांश समय नदी किनारे घूमने में, घाटी को घेरे खड़े देवदार या सिंदूर के घने जंगलों की खाक चाटने में बिताता। ये वही पेड़ थे जिनकी वजह से विल्सन और उसके संरक्षक टेहरी के राजा का भाग्य चमका था। उन्होंने विशाल लकड़ी के लट्ठों को पानी में बहाकर समतल में बने टिम्बर यार्ड में पहुंचाकर घने जंगलों का खूब दोहन किया। एक बार मैं देर शाम रेस्ट हाउस लौट रहा था। आधा पुल ही पार किया होगा कि दूसरे किनारे पर मैंने एक आकृति देखी जो कोहरे से निकल कर आ रही थी। वो एक औरत थी जिसने पहाड़ों में पहनी जाने वाली सादी साड़ी पहन रखी थी। उसके खुले बाल उसके कंधों पर बिखरे थे। ऐसा लगा कि उसने मुझे नहीं देखा और पुल की रेलिंग पर झुककर काफ़ी नीचे बहता तेज पानी का बहाव देखने लगी और फिर मुझे चकित और भयभीत करते हुए वो रेलिंग पर चढ़ी और पानी में कूद गई। मैं उसे आवाज़ देता आगे की ओर दौड़ा लेकिन रेलिंग पर जाकर मुझे सिर्फ नीचे झाग वाला पानी में उसका गिरा हुआ शरीर दिखा जिसे धारा तेजी से बहाती नीचे की ओर ले जाई जा रही थी। चौकीदार का कमरा थोड़ी दूर था। दरवाज़ा खुला हुआ था। चौकीदार श्यामलाल बिस्तर पर अध लेटा हुक्का पी रहा था। मैंने हाफते हुए कहा, कोई अभी पुल में कूदा है। नदी ने उसे अपने साथ बहा लिया। चौकीदार चुपचाप रहा। फिर से गुलाबी, उसने जैसे खुद से ही कहा हो। फिर मुझसे पूछा, क्या आपने उसे ठीक से देखा? अब हाँ, एक खुले लंबे बालों वाली औरत, लेकिन मैंने उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा। ये ज़रूर गुलाबी रही होगी। वो एक भूत, मेरा मतलब वो एक भूत है सर। चिंता करने की कोई बात नहीं। अक्सर कोई न कोई उसे नदी में कूदते देखता है। अब बैठिए, आइए। उसने एक पुरानी जीर्ण आराम कुर्सी की ओर संकेत करते हुए कहा, आप आराम से बैठिए और मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। मैं बिल्कुल भी शांत महसूस नहीं कर रहा था लेकिन श्यामलाल को सुनने के लिए बैठ गया जो मुझे गुलाबी की आत्महत्या की कहानी सुना रहा था। मेरे लिए एक गिलास गर्म मीठी चाय बनाने के बाद वो अपनी लंबी घुमावदार कथा सुनाने लगा कि किस तरह विल्सन एक अंग्रेज खोजी अपना भाग्य तलाशता कस्तूरी मृग के संतान में जुटा था जब उसका गांव के रास्ते में गुलाबी से सामना हुआ। लड़की की गहरी हरी आंखें और आड़ू रंग पर वो मंत्र मुग्ध हो गया और उसने हर संभव उपाय लगाकर उसके परिवार को जान लिया। वो उसके प्यार में था कि बस उसे सुंदर और प्राप्ति योग्य समझ रहा था। ये हम कभी नहीं जान पाएंगे। अपनी यात्रा और जोखिम भरे कारनामों के दौरान उसे बहुत सारी औरतें मिली हुई थी लेकिन गुलाबी अलग थी, बच्चों जैसी निष्पाप, और उसने निर्णय किया कि वो उसी से शादी करेगा। उसके दीनहीन परिवार को कोई आपत्ति नहीं थी। शिकार की अपनी सीमाएं थी और विल्सन को इस क्षेत्र के घने जंगलों में बिखरी संपदा को बटोरना ज़्यादा लाभदायक लगा। कुछ सालों में उसने अथाह संपत्ति खड़ी कर ली। उसने हरसिल में एक बड़ा लकड़ी का मकान बनवाया, दूसरा देहरादून में और तीसरा मसूरी में।
गुलाबी के पास वो सब कुछ था जो कभी उसने चाहा होगा, 2 स्वस्थ नन्हे बेटों सहित। जब वो काम से बाहर होता, वो बच्चों की देखभाल करती और हर्सिल के अपने विशाल सेब के बागान की देखभाल करती। और फिर वो बुरा दिन आया जब विल्सन अंग्रेज औरत रूथ से मसूरी माल रोड पर मिला और ये निर्णय लिया कि उसे भी अपने प्रेम और संपत्ति का हिस्सेदार बनाया, एक बढ़िया घर उसे भी उपलब्ध कराया जाए। जो समय वो हर्सिल में गुलाबी और बच्चों के साथ बिताता था वो बहुत कम हो गया। व्यापार संबंधी काम अब वो एक बैंक के मालिकों में से एक था। उसे एक फैशनेबल पहाड़ी रिजॉर्ट में रखते। वो एक लोकप्रिय मेज़बान था और अपने दोस्तों और सहकर्मियों को दून की शिकार पार्टियों पर ले जाया करता था। गुलाबी ने अपने बच्चों को गांव के तौर तरीकों से पाला था। उसने विल्सन के उस मसूरी वाली औरत के साथ चल रहे विलास की कहानियां सुनी थी और उसकी एक विरल यात्रा के दौरान इस मामले में उससे सवाल किए और अपनी नाराज़गी दिखाते हुए उस दूसरी औरत को छोड़ने के लिए कहा। विल्सन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं देते हुए उसे फालतू की बकवास पर ध्यान नहीं देने को कहा। ये कहकर जब वो घुमा, गुलाबी ने बंदूकों की मेज पर रखी फ्लिंट लॉक पिस्टल उठाई और उस पर एक गोली दाग दी। निशाना चूक गया और उसके आईने को चकनाचूर कर दिया। गुलाबी घर से निकलकर बागान से होते हुए जंगल में भागी और वहां से नीचे खड़ी ढलान वाले रास्ते से उस पुल पर जिसे विल्सन ने ही 3 या 4 साल पहले बनाया था, जब विल्सन सामान्य हुआ, अपने घोड़े पर चढ़कर उसको खोजने निकला। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गुलाबी पहले ही पुल से बहुत नीचे हरहराते पानी में कूद चुकी थी। उसका शरीर नीचे धारा में 1-2 मील दूर कुछ पत्थरों में फंसा मिला। ये कहानी थी जो श्यामलाल ने मुझे सुनाई, अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ाकर और घुमा फिराकर। मुझे लगा कि इस शाम को रेस्ट हाउस में आग के किनारे अपने दोस्तों को सुनाने के लिए बढ़िया कहानी होगी। उन्हें कहानी बहुत प्रभावी लगी, लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि मैंने गुलाबी का भूत देखा है, उन्हें लगा कि मैं अपनी तरफ से कहानी को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बता रहा हूँ। मिसेस दत्ता को बहुत दुखद कहानी लगी। युवा मिसेस रे के अनुसार गुलाबी मूर्ख थी। वो एक सीधी सादी लड़की थी। मिसेस दत्ता ने अपना विचार रखा। उसने उसी तरह प्रतिक्रिया दी जो वो जानती थी। पैसे खुशी नहीं खरीद सकते, मिसेस रे ने कहा। नहीं, मिसेस दत्ता ने कहा, लेकिन ये आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं खरीद सकते हैं। मिसेस रे दूसरी चीज़ों के लिए बारे में भी बात करना चाहती थी, इसलिए मैंने विषय बदल दिया। किसी कुंवारे के लिए ये थोड़ी परेशानी वाली बात हो सकती है कि उसे अपनी शाम को 2 शादीशुदा जोड़ों के साथ बितानी पड़े। वहाँ अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है जिससे वो अवगत तो होता है, लेकिन उससे निपटना नहीं जानता। उसके बाद मैं पुल पर बहुत बार गया। दिन में वहाँ ट्रैफिक की व्यस्तता होती, लेकिन शाम ढलते ही उस पर बहुत कम वाहन रह जाते और पैदल यात्री तो कभी कभी ही कोई गुजरता। नीचे दर्रे से धुंध उठती और पुल के दूसरे किनारे को बिल्कुल अदृश्य कर देती थी। मैं शाम को वहाँ घूमने को प्राथमिकता देता, मन में आधी उम्मीद और आधी चाह लिए कि गुलाबी के भूत से फिर सामना हो। ये उसका चेहरा था जो मैं दोबारा ज़रूर देखना चाहता था। क्या वो अब भी उतनी ही सुंदर होगी जितना उसके बारे में कहा जाता है, जो हमारे जाने से पहले ही शाम घटा। वो मुझे उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक परेशान करने वाला था। हमारे जाने के दिन करीब आ रहे थे। थोड़ा माहौल शांत हो गया था। ऐसा लगता था जैसे रे दंपति ने अपने मतभेद सुलझा लिए हैं। हालांकि वे ज़्यादा बातें नहीं कर रहे थे। मिस्टर दत्ता अपने दिल्ली के ऑफिस में लौटने के लिए बेताब थे। मिसेस दत्ता का गठिया का दर्द शुरू हो गया था। मैं भी बेचैन था मसूरी में अपने लिखने की मेज़ पर लौटने के लिए। उस शाम मैंने पुल पर आखिरी बार घूमने की सोची ताकि पहाड़ों की गर्मी की रात की ठंडी हवा का आनंद ले सकूं। चांद नहीं निकला था और बहुत ज़्यादा अंधेरा था। हालांकि पुल के दोनों सिरों पर जलते लैंप से इतनी रोशनी हो रही थी जो उसे पार करने वाले लोगों के लिए काफ़ी थी। मैं पुल के बीच में खड़ा था, सबसे अंधकार वाले हिस्से में। नदी के गरजते हुए खाई में गिरने को सुन रहा था।
जब मैंने साड़ी में लिपटी आकृति को लैंप की रोशनी में उभरते देखा जो रेलिंग की तरफ बढ़ रही थी, एकदम से मैं चिल्ला पड़ा, गुलाबी। वो मेरी तरफ आधी घूमी, लेकिन मैं उसे ठीक से देख नहीं सका। हवा से उसके बाल पूरे चेहरे पर उड़ रहे थे और मैं सिर्फ उसकी अस्वाभाविक रूप से चमकती आंखें ही देख सका। मैंने पानी में छपाक की आवाज़ सुनी जब उसकी देह नीचे पानी में गिरी। फिर एक बार मैंने खुद को रेलिंग के उस हिस्से की ओर दौड़ते पाया जहाँ से वो कूदी थी, और फिर कोई और भी उसी जगह की ओर दौड़ता दिखा, रेस्ट हाउस की तरफ से। ये युवा मिस्टर रे थे। मेरी पत्नी, वो चिल्लाए, क्या आपने मेरी पत्नी को देखा? वो रेलिंग के पास भागे और नीचे बहते पानी को घूरने लगे। देखिए, हाँ, वहाँ वहाँ वो। उन्होंने पानी में डूबती उधरती एक असहाय आकृति की ओर इशारा किया। हम नीचे ढलवा किनारे से होते हुए नदी की ओर भागे, लेकिन धारा उसे बहा ले गई। पत्थरों और झाड़ियों से उलझते हुए हमने उस डूबती स्त्री को बचाने की पागलों की तरह कोशिश की, लेकिन उस घाटी में नदी गरजते हुए प्रचंड वेग की तरह थी, और लगभग 1 घंटे के बाद ही हम एक लकड़ी के गट्ठे में चिपका हुआ बेचारी मिसेस रे का शरीर निकाल सके। उनका दाह संस्कार उसी जगह से थोड़ी दूर किया गया और हम अपने अपने घरों में उदास और दुखी लौटे। इस अनुभव से अगर परिपक्व नहीं तो परिष्कृत जरूर होकर। अगर आप कभी उस क्षेत्र में जाएं और देर शाम को उस पुल से गुजरने का निर्णय लें तो शायद गुलाबी का भूत देख सकते हैं, या विल्सन के घोड़े की टाप सुन सकते हैं जब वो पुल पर उसे खोजता घूम रहा था, या आप शायद मिसेस रे का भूत देख सकते हैं, या उनके पति की कातर चीख सुन सकते हैं, या कोई और लोग भी हो सकते हैं, कौन जानता।